कला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथ सीटेट स्पेशल में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसमें भी कुल हमारे पास 15 प्रश्न होंगे। हमें क्वेश्चन को देखना है और ख़ुद से सॉल्व कर फिर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, और अगर गलत है तो उसे सही तरीका बनाने का क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को पॉज करके खुद से आंसर देना है, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, या फिर अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को कराया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हासिल वाले जो 2 अंकों का जोड़ होता है, जैसे 22 और इधर 29 ले लेते हैं, तो इस तरह में क्या होता है, 9 2 11 की एक यहाँ पे बाकी रहा, एक 2 2 4 1 5 51। ये तो करना है, लेकिन अगर बच्चे को करने में समस्या क्या हो रही है कि वो, जैसे कि हमने यहाँ पे उसको 2 + 2 करने के लिए दिया और 2 + 9 करने के लिए दिया, तो इसको अलग अलग वो बच्चा कर ले रहा है, 9 2 11 2 2 4 1 5। बट जब इसको हम लोग मिला देते हैं, 2 अंकों की संख्या मिला देते हैं, तो वो यहाँ पे फिर ये नहीं कर पा रहा है कि 11 हो गया तो इसको कैसे करें। तो वो उसको मिला करके क्या कर रहा है, कुछ भी गलतियाँ कर रहा है, लेकिन वो सही नहीं कर पा रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अलग अलग करना तो जान रहा है, लेकिन उसको समूहीकरण करके उसको समझ नहीं पा रहा है। तो बच्चों में पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, या फिर उसमें कुछ केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, या फिर वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। तो इसमें आप फटाफट लगाने का प्रयास कीजिए। इसमें तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हटा सकते हैं। आकर्षक और रंगीन होने से कोई मतलब नहीं होता है पाठ्य पुस्तक, उसका कंटेंट अच्छा होना मांगता है। मोटी और बड़ी से भी कोई मतलब नहीं है। अब बचा देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन, तो इसमें से सबसे ज़्यादा सटीक हमारा आंसर बी होगा कि पाठ्य पुस्तक जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी अवधारणा हम लोग सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, उसका परिचय जो होता है संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसी संदर्भ में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं ना, तो उस तरीके से पूरा डिटेल में उसको दे करके अवधारणा को समझाने का जिसमें प्रयास किया गया हो, वही पाठ्यपुस्तक बढ़िया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों के दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, वे हैं किस स्तर में है बताना है। तो आपको पहले एक चीज़ जान लेना है कि वैन हीले का ज्यामितीय स्तर जो होता है उसमें 4 स्तर दिए हुए हैं। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 0 में जो होती है वो मानसिक चित्रण की बात करता है। स्तर 1 में जब बच्चा कोई विश्लेषण करने के लायक हो जाता है तो वो स्तर 1 का कहलाता है। जब उसमें अनौपचारिक निगमन की जो बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, मतलब विकसित हो जाती है, उत्पन्न नहीं विकसित हो जाती है, तो वो स्तर 2 में आता है। और जब औपचारिक निगमन करने लगता है तो वो स्तर 3 में होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, तो ये किस में आ जाएगा, स्तर 0 में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर उसको बहुत सारे ज्यामितीय आकृति के कुछ वस्तुएं रख दी गई है जो कि मिक्स है अलग अलग आकृतियों की, और अगर बच्चा इसमें आकृति को देख करके उसको वर्गीकृत कर ले रहा है या वर्णित कर ले रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि बच्चे को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका विश्लेषण अभी नहीं पता है, लेकिन वो इस आकृति को देख करके पहचान रहा है और तब फिर जो है उसको वर्गीकृत कर रहा है। तो ये जो है स्तर 0
के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखिएगा, वैन हीले का ज्यामितीय स्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करने के लिए होता है। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। इसका सही आंसर क्या होगा? संप्रेषण का मतलब होता है क्या कि उसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं एक तरह से। संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, देख लेते हैं, एक मिनट। संप्रेषण को कम्युनिकेशन ही कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब क्या हुआ कि अपने अंदर जो हमको जानकारी है उसको दूसरे के लिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसको ही संप्रेषण कहते हैं। तो जब बच्चे के अंदर गणित में संप्रेषण का कला विकसित हो जाएगा तो इसके अंदर किस तरह का क्षमता का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि जब बच्चे के अंदर गणित का विचार जो है सुव्यवस्थित तरीके से, संचित तरीके से और स्पष्ट तरीके से विकसित हो जाएगा, तभी वो संप्रेषण करने के लिए एलिजिबल होगा। एक तरह से इसको मान के चलिए ना, अगर किसी टॉपिक पे आपको बोलना है, किसी टॉपिक पे आपको कम्युनिकेशन करना है, जब तक उसके बारे में आपको सुव्यवस्थित तरीके से उसकी जानकारी संचित ना होगी और स्पष्ट नहीं होगी तो क्या आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं। तो गणित का विचार का सुव्यवस्थित होना, संचित होना और स्पष्ट होना ही संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह परिणात्मक अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है या फिर संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको करने का तरीका। सबसे पहला चीज़, आपको ये चार आधारभूत संक्रियाएं जो होती है गणित की संख्या पे, उसको हम लोग जान लेते हैं वो चार क्या होती हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर पूर्णांक आपको पता है 2, 4, 6, 8 इस तरह की ये संख्याएं सब पूर्णांक हैं। भिन्न भी आपको पता है जो कि इस तरह के फॉर्म में होता है, और दशमलव भी आपको पता है इस तरह के फॉर्म में होता है। यानी बच्चे पूर्ण अंक का जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का गुना भाग जोड़ घटाव और दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग करने में सक्षम है। तो वो किस अवस्था में है? तो वो क्या है? ये चारों संक्रिया करने में सक्षम है। वो क्या है? संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसे भी आपको यहाँ से पकड़ना चाहिए था, आधारभूत संक्रिया करने में संपन्न है, तो मतलब वो संक्रियात्मक अवस्था में है। क्लियर है? संक्रियात्मक का मतलब ही होता है कि किसी चीज को जो है ऑपरेशनल, मतलब उस पर काम करना, कैलकुलेट करना। ऑपरेशनल मतलब जैसे 2 + 4 + 6 + 8 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ करके जो निकालेंगे ये कहलाएगा कि ये जोड़ की संक्रिया हुई। गुना आएगा तो इसको कहेंगे गुना की संक्रिया। क्लियर हो गया आपका? अगला क्वेश्चन कहता है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित में अमूर्त विचार जानना या फिर कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ये क्वेश्चन एनसीएफ 2005 का वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर सही लगा पाएंगे आप, क्योंकि मैंने उसमें डायरेक्ट आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 गणित की शिक्षा के बारे में क्या कहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके एनसीएफ 2005 का वीडियो जरूर देखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो गणित की शिक्षा होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो पढ़ाई हम कक्ष में बच्चों के साथ करते हैं, मतलब बच्चे को कराते हैं, उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना।
ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए संरक्षण को छोड़ करके बाकी तीनों जो हैं इसके पहलू हैं, संरक्षण नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अंक लिखना, जब हम लोग किसी संख्या की बात करेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, गणना करना भी इम्पोर्टेंट है, और पंक्तिबद्धता मतलब किसके बाद क्या आएगा उस चीज़ को भी लिखना कैसे है उसको भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें संरक्षण जो होता है ये इसका इम्पोर्टेंट पहलू नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक तरह से काम करते हैं, संरक्षण का भी, गिनती सीखने के बाद उसको संरक्षण का भी काम करते हैं, लेकिन ये उसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। क्लियर है? अगर चारों में से हमको हटाना होगा किसी को तो हम संरक्षण को हटाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अध्यापक ने कक्षा 4 के बच्चों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयातों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का संबोधित नहीं किया जा सकता है? गुणनखंड, गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऑप्शन में से इसमें से ही आपका बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 36 टाइल अगर किसी को दिया है, टाइल होगा तो इस तरह का होगा, आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, इसी में से कुछ हो सकता है। अब 3600 टाइल को अगर हम लोग इस तरह से आयताकार होगा, इस तरह से सटा सटा करके अगर हम लोग कोई भी ज्यामितीय आकृति बनाएंगे तो वो इस तरह का ही कुछ आएगा, इस तरह से आएगा ना। तो इसमें से हम लोग कौन सा संकल्पना जो है इसमें हम लोग नहीं सीख पाएंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो आयतन। पहला चीज मैं बताता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट क्यूब बना था। आयतन जब भी निकालते हैं हम लोग तो 3 डायमेंशनल जो होते हैं उस डायग्राम उसके आयतन निकलते हैं, बाकी जो है ये तीनों 2 डायमेंशनल का निकलता है, यानी 2 बीमीय आकृति होगी तो उसमें क्षेत्रफल निकलता है, और त्रिविमीय होती है तो उसमें आयतन निकलता है। याद है ना, हम लोग जैसे आयतन में ही जैसे ही आता है तो आयत की बात ना करके घनाभ की बात करते हैं, तो उसमें L गुना B गुना H निकालते हैं आयतन के लिए। बट वही चीज़ जब 2 डायमेंशन में होता है तो डायरेक्ट L इंटू बी करके हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई का तो कहीं से कोई बात ही नहीं होगा, तो यही पहलू होगा ना जो हम लोग इसमें नहीं सीख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अब क्या है कि जब हम लोग टाइल को इस तरह से सजाएंगे तो इसमें देखिए क्या होगा कि हम लोग गुणनफल का क्रिया समझ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 लगाया, इस तरह से 5 5 10 5 15 5 20 इस तरह से और आगे बढ़ा करके 3600 को सटाएंगे। हम गुणनफल का क्रिया सीख सकते हैं ना, कितना रो कितना कॉलम में लगा। यहाँ 5 ना करके अगर 4 बाई 9 का 1 2 3 4 और इस तरह का 9 को लगा देंगे इस तरह से, तो 4 बाई 9 का शेप में लग जाएगा। तो हम इसको गुणनफल भी इससे सीख सकते हैं। ये सीख गए। अब यहाँ पे जो 36 आएगा इसका गुणनखंड भी हम लोग तो सीख सकते हैं कि 4 पार्ट में है तो 4 भी होगा, 9 इधर से है तो 9 भी होगा, तो हम लोग इसे गुणनखंड भी सीख सकते हैं और क्षेत्रफल भी सीख सकते हैं कि पूरा शेप जो आएगा उसको लंबाई चौड़ाई क्या होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10,000 1000 और 10 ढाई बराबर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप लोग तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, फटाफट इसको बताइए और सही आंसर बताइए। चलिए 10,000 10 100, देखिए 10 100 तो क्या हो गया 10 गुना 100 यानी क्या 1000। उसके बाद क्या कह रहा है 10 दहाई, 10 गुना दहाई यानी क्या 100। इसका योग क्या होगा 0 0 1 1 1 यानी 11100। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 12,112 में 11 से और 13,223 में 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग, ये भी मैंने बताया है आप लोगों को। फटाफट इसका आंसर लगाइए क्या होगा। 12 11 2, इसको हम लोग भाग देते हैं 11 से, एक बार में 11 बचा शेष 1, 11 एक बार में यहाँ कट गया, आया क्या यहाँ से 1, 0 बार में लगाएंगे क्योंकि ये छोटा आ गया, फिर आएगा 2, एक बार में लगाएंगे, शेष क्या आया 1। अब दूसरा वाला को लेते हैं 13,223 को,
इसको भाग देना है 13 से। 13 एकम 13 कट गया, 2 आया, छोटा है तो 0 बार में लगाएंगे, फिर 2 आएगा 1 बार में लगाएंगे, 13 एकम 13, बचेगा यहाँ क्या 9। अब क्या आया ऊपर से 3, 63 91, क्या आया शेष 2, यहाँ 2 आया यहाँ 1 आया, दोनों का योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन बी सही है इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान में अंतर है। 56,431 में 6 का स्थानीय मान, क्या कह रहा है 6 का स्थानीय मान। तो इसका स्थान क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार है इसका स्थान, और संख्या कितनी है 6, तो इसका मान कितना हो गया 6000, यानी 6 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो गया 6000। अब 4 का यहाँ पे अंकित मान देखेंगे, अंकित मान कहिए या इसको संख्या मान कहिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, और इसको कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू, और इसको कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है संख्या वही उसका मान हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि दोनों का अंतर कितना है, तो 6000 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5996। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। सबसे छोटे सार्वगुणज जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड जो होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मेरे पास संख्या है 30, 36, 42। हमको यहाँ निकालना है गुणज पहले, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे गुणज। गुणज क्या होता है निकालिए फटाफट। गुणज का मतलब हो गया क्या है कि 30 गुना 1, 30 गुना 2, 30 गुना 3, 30 या 60, यानी 30 का टेबल आप पढ़ दीजिए और ये आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह 36 का कर लीजिए या 42 और 42 का कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये गुणज हमने निकाल लिया, 36 दूना 72, आगे इस तरह से चलता जाएगा। 42 का फिर हम लोग इसी तरह निकालेंगे, 42 दूना 84। इसमें आपको आगे निकालते जाना है। इसमें सबसे कॉमन, तीनों में से सबसे छोटा कॉमन संख्या जो आएगा वही इसका सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। अब इसको और सिंपल तरीका निकालने का क्या हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको डायरेक्ट एलसीएम मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। 30, 36, 42 तीनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 से 15, यहाँ आएगा 18 दूना 36, 21 दूना 42, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। अब किसी संख्या से नहीं लगेगा, गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 पंचे 30, 30 छक 180, और 180 गुना 7, 180 गुना 7 करेंगे तो 1260 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या निकाला, सबसे छोटा सार्वगुणज जो है वो क्या आएगा, यानी एलसीएम, और वो आया हमारा 1260। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है, तो यानी एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालने का तरीका पता है, 36 भागा 30, एक बार में लगेगा,
बचा यहाँ 6, इसमें लगाएंगे हम लोग 30 में, 6 पंचे 30, कट गया, यानी 6 आया, इन दोनों का 6 आया। अब 6 और 42 का निकालेंगे, 42 में 6 से लगाएंगे, 6 सत्ते 42, कट गया, यानी इसका मौसम क्या आया, 6 आया। अब 6 का और 1260 का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो 6 को और 1260 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7560। क्लियर है। मैंने जैसे वहाँ पे बताया था गुणज निकाल करके, तो अब मैं आपको गुणनखंड निकाल के भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये भी तरीका आप लोगों को ध्यान में रखना है। 30 का गुणनखंड क्या होगा, जिस जिस संख्या से 30 में भाग लगेगा वो संख्या गुणनखंड होगा इसका। जैसे 1 से लगेगा तो 30 से भी लगेगा, क्योंकि 1 गुना 30 30 होता है। 2 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 10, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 6 बार में। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे 36 का, 1 36, और इस तरह से बीच में आएगा संख्या 42 का निकाल लेंगे, 1 42 तो होगा ही, और इसके बीच में और भी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, जो सब में तीनों में, यहाँ पे जब निकालिएगा तो 6 तीनों में कॉमन आएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। 6 से बड़ी संख्या कोई भी तीनों में कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ से इसका सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड जो हो गया 6 हो गया। क्लियर है। अब आपको एक हिंट यहाँ पे देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जहाँ भी इस तरह से सबसे छोटे 3-4 नंबर दिया हो और उसमें से सबसे छोटे कुछ निकालने का बात करे, तो आपको समझना होगा वहाँ पर कि एलसीएम की बात कर रही है। और जब 2-3 नंबर दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ा गुणनखंड, सार्व गुणनखंड या सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात करेगी, तो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। ये आप ध्यान में रखिएगा हिंट के तौर पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में से क्या है। देखिए पहला चीज़ तो क्या है, 84 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 से लेकर के शुरू होगा और 84 तक जाएगा। जिस जिस संख्या से इसमें भाग लगेगा सारे को लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो हमको इसमें एक और क्लू दिया हुआ है क्या, कि जो 7 का गुणज होगा, तो 7 का गुणज हमारा क्या हो सकता है, 7 का गुणज क्या होगा, 7 14 21 42, 7 के टेबल में जो जो संख्या आएगा वो इसका गुणज होगा। तो अब आपको चेक क्या करना है कि 7 के टेबल में जो संख्या आती है जो 84 से कम है और 1 से ज़्यादा है, कौन कौन सी संख्या से 84 में पूर्णतः भाग लगता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आएगा। 7 से लग जाएगा, 7 से लगेगा ना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 गुना 14 करेंगे तो लग जाएगा। तो यानी 7 और 14 हुआ। यहाँ पे 21 से लगेगा, 21 चौक 84, हाँ लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 और 4 भी होता है, लेकिन 4 को हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4 जो है 7 का गुणनखंड नहीं है, 7 का गुणज नहीं है, इसलिए 21 को लिखे, क्योंकि 21 4 7 का गुणज है। ठीक है। इसी तरह 42 को लेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, बट 2 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इसका गुणज नहीं है। ठीक है। 42 के बाद इसी तरीके से हम लोग का और संख्या क्या आएगा, 28 आएगा। 28 तिया होता है, लेकिन ये 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 28 लेंगे, और फिर 84 आएगा। ठीक है। इस तरह से चेक करना है हमको एक एक संख्या जो इसके टेबल के बीच में है, और उसके बाद फिर सबका जोड़ पूछ रहा है, जोड़ देंगे सबको, आ जाएगा 196 इसका आंसर। क्लियर है, समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में जब समय 8:49 का पूर्वाह्न हो रहा होगा पीएम, तब सिडनी में अगले दिन का 1:19 एएम हो रहा है। तो यदि दिल्ली में समय 11:19 एएम है तो सिडनी में क्या समय होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमको पता है क्या कि अगर हमारे दिल्ली में कुछ समय है तो सिडनी में समय यहाँ से आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पे 8:49 अगर शाम हो रहा है तो वहाँ पे हो रहा है 1:19 का सुबह। ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना आया, कितना यहाँ दिल्ली के समय से सिडनी का समय कितना आगे चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये बाद वाला समय है तो इसमें घटाना है हमको। ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि 8:49 है और ये छोटा है घटा देंगे, नहीं। जो समय, क्योंकि ये अगले दिन का समय है, बाद में ये आता है, तो इसमें हम लोग को घटाना है ये 8:49। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग ये 19 में 49 तो घटेगा नहीं, तो ये घंटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट, 1 घंटा इधर, ये इससे अगर जो कैरी लेगा तो कितना 1 घंटा लेगा, क्योंकि ये देगा तो पूरा 1 घंटा देगा, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये 60 यहाँ जुट जाएगा, तो कितना हो गया 60 और 9 19, 69 नहीं 79, तो 9 में 9 जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 1 7 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे ये तो चला गया उधर, तो यहाँ बचा जीरो, यानी कि जीरो का मतलब क्या, 12 1 बज रहा था, तो अब जीरो का 1 घट जाएगा 1 घंटा, तो कितना बचेगा यहाँ 12, तो 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है, ये 4 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है दिल्ली के समय से। अब हमको दिल्ली में बज रहा है अगर 11:19 का सुबह, तो सिडनी में कितना बज रहा होगा, तो इसमें 4 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, तो 9 में जीरो जाएगा 9, 3 1 4, इधर क्या जोड़ेंगे 4 1 5, और ये 1। अब देखिए यहाँ पे 15:49, यानी अगर ये यहाँ पे AM था तो 12 बजे के बाद हो गया होगा, क्योंकि हम लोग को 24 घंटे की घड़ी में पता है ना कि जब हम लोग के 12 घंटे में 1 बजता है तो 24 घंटे वाले घड़ी में 13 बजता है, 2 का मतलब होता है, या आपने रेलवे की घड़ी में देखा होगा 14 बजता है, 3 होता है तो 15 बजता है, तो यहाँ पे 15 बज रहा है, जिसका मतलब 3:49 का क्या हो रहा होगा, पूर्वाहन हो रहा होगा, PM हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है, यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों ने पहले किया है, तो इसको कैसे करते हैं आप लोग को पता है, करिए फटाफट। 125 किलोमीटर दूरी होती है एक्चुअल में, तो वो मैप पे दिखाता है आधा सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर तो फिर 1 किलोमीटर होगा तो उसको कितना होगा, 1 किलोमीटर को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को 125 से भाग दे देंगे, ये इधर है इस तरफ आएगा तो 125 नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे या तो इसको गुना कर लीजिए या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है 2000 किलोमीटर का, तो 2000 किलोमीटर का क्या, अगर एक का वैल्यू इतना आया तो इसमें अगर गुना कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 125, ये 1 किलोमीटर का वैल्यू था, हमको निकालना है 2000 का, तो गुना कर देंगे इसमें 2000। अब देखिए इसको कटाना आसान है, 2 से कट जाएगा 1000 आएगा, और 125 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 125 हो जाता है 250, 8 बार में कटेगा। ठीक है, 125 से 8 बार में कट जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, 2009 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर, 25 शतांश इज इक्वल टू 25/100, 0.57 बराबर 0.5700, या फिर 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, आपने किया है पहले। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2000 प्लस 9 मिलीलीटर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2000 प्लस 9 लिख सकते हैं। 2000 का मतलब क्या हुआ 2 लीटर, और 9 बचा था तो 9 मिलीलीटर, यानी ये सही है हमारा। यहाँ पूछ रहा है क्या, सही नहीं है। 25 शतांश, शतांश का मतलब मैंने बताया था आपको क्या, 1/100 को कहते हैं शतांश, तो 1/100 शतांश हुआ, और 25 का शतांश पूछ रहा है तो गुना 25, यानी 25/100, ये भी सही हुआ। 0.57 बराबर है 0. इसको भी देख लेते हैं, 0.57 बराबर 0.5700। ठीक है, अब देखिए इसको हटाते हैं 100, इसको हटाएंगे तो 1 पे 4 जीरो,
दो जीरो कैंसिल, 57/100, 57/100 सही है। आखिरी वाला ऑप्शन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 गुना 30, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मीटर में दिया था, इसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 4.5 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना, यानी 1 दशमलव हटाएंगे तो 10, 1 0 कैंसिल, 450। आयत की लंबाई सेंटीमीटर में 450 हो गई। और इसको करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से 0.2 इंटू 100, दशमलव हटाएंगे 10, 0 कैंसिल, 20। चौड़ाई क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 45 दूना 90 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ था 900, यहाँ आ रहा है 9000, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के सेशन में कुल 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना ना भूलें। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमें आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने में उत्साह महसूस होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।